आज हम इंसान यूनिवर्स के जो मैटर को समझ पा रहा है या फिर सोच रहा है, दिन पर दिन वो हमारे पास नहीं होते जा रहा है। हम जानते हैं साल 1916 में जब आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी, तो ब्रह्मांड में मौजूद हर वो ऑब्जेक्ट और घटना को मैथमेटिकली अलग नज़रिया से देखने पर मजबूर कर दी थी, लेकिन एक चीज़ को नहीं, और वो है ब्लैक होल, जिसे उस समय में एक काला रहस्य माना जाता था। असल में ये ब्लैक होल क्या है, आखिर ये कैसे बन पाते हैं? ब्रह्मांड में मौजूद आज हम जो ब्लैक होल को देख पा रहा है, इस ब्लैक होल बनने से पहले वास्तविक में जिस ऑब्जेक्ट से बना है उसके अस्तित्व कितनी बड़ी रहा होगा। अगर हम ब्लैक होल के अंदर जाए तो हमें क्या दिखेगी? शायद आप जानते ही होंगे ब्लैक होल कैसे बनते हैं, जो कि मरी हुई स्टार से। स्टार बेसिकली हमारी यूनिवर्स के पावर प्लांट है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा अद्भुत मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जैसे कि हमारी सूरज के कारण ही हमारी धरती पर पेट्रोलियम और दूसरी धातु मौजूद है। ऐसे में हमारी शारीरिक ऊर्जा देने वाले हाइड्रोजन भी। ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट की जीवन काल हमेशा कांस्टेंट रहेगी ऐसा नहीं है। हर किसी के सृष्टि के साथ अंत होना भी निश्चित है। जो जितनी बड़ी स्टार होगी उसके जीवन काल भी उतनी कम होगी, क्योंकि वो पर सेकंड में उतनी मात्रा में एनर्जी रिलीज कर रहा है। ब्रह्मांड में मौजूद हर कोई स्टार के पास एनर्जी सीमित होती है। जब ये एनर्जी खत्म हो जाएगी तब स्टार द्वारा उत्पन्न न्यूक्लियर फ्यूजन, जो ग्रेविटी को संभाला हुआ है, उसके बल आखिर हार जाएगी और तभी ये स्टार सिकुड़ कर एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि सभी स्टार के लिए ऐसा होगा, क्योंकि ये स्टार के मास के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्स में मौजूद केवल हमारी सूरज के जैसी कॉमन स्टार ही व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन पाते हैं। इसके ऐसा होने का वजह है, जब कोई सूरज के जैसी आकार से बड़ी स्टार ज़्यादा ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने लगते हैं, तब स्टार में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पास आने लगती है। पर ये दोनों है चार्ज पार्टिकल, जिस कारण जितनी दबाव में पास आने लगेगी, सेम उतनी दबाव में एक दूसरे से दूर जाना चाहेगी और अंतिम में हो जाएगी एक धमाका, जिसे अक्सर सुपरनोवा धमाका नाम से जाना जाता है। लेकिन इस धमाके के बाद जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होती है वो बहुत दूर बिखर जाते हैं। आप सिर्फ बच जाते हैं न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। अभी ये जानना जरूरी है आखिर कितनी न्यूट्रॉन बची है। अगर न्यूट्रॉन कम मात्रा में मौजूद होती है तो ये ग्रेविटी के बजाय एकजुट होकर बनते हैं एक न्यूट्रॉन स्टार, और ये न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है तो एक ऐसी गोला बनाती है जो ग्रेविटी के कारण हमेशा के लिए छोटा होते जाएगी। तभी इसकी डेंसिटी बढ़ते जाएगी और रेडियस घटते जाएगी। जब ये रेडियस एक मैथमेटिक वैल्यू से नीचे चला जाएगी तब ये बन जाएगी एक ब्लैक होल। ब्रह्मांड में मौजूद हर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है, चाहे वो स्टार, प्लैनेट या फिर हम हमारी आसपास की कोई भी चीज़ क्यों ना हो। पर उसे ब्लैक होल बनाने के लिए तब तक कंप्रेस करना पड़ेगी जब तक उसके आकार मैथमेटिक वैल्यू से नीचे ना चला जाए, जिसे कहा जाता है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। शायद आपको पता होगा 10 अप्रैल 2019 में मेसियर 87 या M87 नाम की गैलेक्सी से इस ब्लैक होल के तस्वीर को लिया गया था, जो वास्तविक में एक विशाल बड़ा ब्लैक होल है। तो ज़रा सोचिए, इस ब्लैक होल जिस अस्तित्व से बना है वो कितनी बड़ी रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट की रेडियस कंप्रेस होकर जब तक मैथमेटिक वैल्यू से नीचे ना चला जाए तब तक ब्लैक होल नहीं बन पाते हैं। तो अब तक अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम सोचते हैं, अगर हमारी पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट करने वाला चाँद को ब्लैक होल बनाने के लिए कंप्रेस किया जाए तो उसके आकार कितनी तक आखिर रह जाएगी। चाँद वास्तव में एक भारी ऑब्जेक्ट है और इसके मास 7 × 10⁻22 किलोग्राम है, जो कि इतनी बड़ी चाँद को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक ले आने के लिए 1 मीटर से भी कम 10,000 गुना कंप्रेस करके छोटा करना पड़ेगी, जो कि वास्तविक आकार से कई गुना छोटा। लेकिन इतनी छोटा होने पर भी चाँद की काम करने की तरीका में कुछ फर्क नज़र नहीं आएगी। जैसे आज पृथ्वी के चारों ओर चाँद ऑर्बिट कर रहा है, ब्लैक होल बनने के बाद भी सेम उसी तरह ऑर्बिट करेगी। मतलब जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स जिस स्पीड में नीचे की ओर खींचते हैं वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी ब्लैक होल बनने के बाद भी उसकी ग्रेविटी फोर्स रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेम। तो इसीलिए हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बनते हैं केवल घटता है उसके मास, यानी इतनी मास एक छोटी सी जगह में कंप्रेस हो गया तो आकार की तुलना में उसकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा होगी। ग्रेविटी जैसे कि हम जानते हैं स्पेस में एक कर्वेचर होते हैं, तो कर्वेचर जितनी ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर पुल करेगा, और इसीलिए इस ग्रेविटी के स्ट्रॉन्ग पुल से कोई भी चीज़ बाहर निकल कर नहीं आ सकता। ऐसे में लाइट के पार्टिकल्स, फोटोन भी। पर बाद है हमें ब्लैक होल के जो डार्क पार्ट को दिखाई देता है उसे कहा जाता है इवेंट होराइजन।
तो उसके नीचे किनारे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, जो कि उसे कहा जाता है सिंगुलरिटी। पर अब तक हमें सही जानकारी नहीं मिली यहाँ रियल में क्या है। केवल हम इतनी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के सारी मास एक इन्फिनिटी डेंसिटी में कांस्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि हमें पता है ग्रेविटी एक ऐसी बॉल है जो स्पेस और टाइम को बेंड कर देती है। तो दूर से आई स्टार या गैलेक्सी के लाइट जब हम तक पहुंचता है तो अब इस लाइट को सूरज की ग्रेविटी के कारण थोड़ा हट कर दिखता है। पर स्पेस में ग्रेविटी के इफेक्ट अगर ज़्यादा हुआ तो हमें ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अलग दिखेगी। मान लीजिए कोई गैलेक्सी हमसे 100 लाइट ईयर्स दूरी पर है, उसके लाइट हम तक आते टाइम बीच में अगर कहीं पर एक सुपरमासिव ब्लैक होल हो जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये गैलेक्सी को इस तरह देखने की बजाय हमें क्लस्टर के रूप में दिखाई देगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, फिर हमें देखना है क्या होगा अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर जाए। तो जैसे जैसे हम ब्लैक होल के करीब इवेंट होराइजन के पास पहुंचेंगे तो ब्लैक होल के लाइट को डिस्ट्रॉय होते हुए देखेगी और साथ में आंखों के सामने अंधेरा बढ़ते जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद हमारी आंखों के सामने ब्लैक होल के आधा से ज़्यादा हिस्से में अंधेरा छा जाएगी। इसे कहा जाता है द फोटोन स्फीयर। यहाँ बेसिकली ब्लैक होल लाइट को ना तो पूरी तरह अंदर खींच पा रहा है और ना ही बाहर से गुजरने दे रहा है। लाइट यहाँ पर ऑर्बिट कर रहा है ब्लैक होल को। तो ऐसे में हो सकता है हमारे पीछे के हिस्से को हम सामने देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट पूरी तरह घूम के तेज़ी से हमारी सामने आ रहा है। पर जैसे कि हम जानते हैं ग्रेविटी लाइट के साथ साथ टाइम को भी इफेक्ट करते हैं। तो हम ब्लैक होल के अंदर जाते टाइम कोई अगर हमें देख रहा है तो उसे ब्लैक होल के अंदर जाते हुए तेज़ी से नहीं देखकर स्लोली जाते हुए देखेगी और एक टाइम में उसे लगेगी हम गायब हो चुके हैं। लेकिन हमें दिखेगी बाहर से आती हुई लाइट जो बिल्कुल एक छोटी सर्कल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। परंतु जब हम इवेंट होराइजन से गुजरने लगेंगे तब ग्रेविटी के बल हमारी शरीर के सभी जगह सेम नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि हमारी सर पे जो ग्रेविटी के खिंचाव रहेगा उससे कई गुना ज़्यादा ग्रेविटी बल रहेगी हमारी नीचे के हिस्से में। तो इसी कारण हमारी शरीर के सारी एटम को रिप करके एक लाइन जैसा बना देगी। ऐसा तब तक होती रहेगी जब तक हमारी शरीर का सारी पार्ट सिंगुलरिटी तक ना पहुंच जाए, जहां सभी चीज़ एक छोटी सी जगह में कॉम्प्रेस हो जाएगी, जो कि इस पॉइंट के मास और डेंसिटी थ्योरी के हिसाब से इन्फिनिटी है। तो बेसिकली ब्लैक होल ये हुआ जिसके पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, जो किसी भी वस्तु या चीज़ को अपने ओर खींच के नष्ट कर देती है, मतलब उसे एक छोटी सी पॉइंट में कॉम्प्रेस कर देती है, जिस पॉइंट के अंदर समा सकती है लाखों करोड़ों गैलेक्सी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।